हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 10 मई 2022 को एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके टोटल 50 जो जीएस का क्वेश्चन है आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था, और दोस्तों ये बताना चाह रहे हैं हम कि ये जो नंबर आप लोग देख रहे हैं यहाँ, जैसे कि 6 नंबर से स्टार्ट है, ये आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि इसमें एक साथ मैथ का भी क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहता है और जीएस का भी क्वेश्चन रहता है। तो बीच में मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाने के कारण इसका सीरियल नंबर में चेंजिंग हो सकता है। तो चलिए शुरू करते वीडियो को। भारत में किस राज्य की न्यायिक सेवा और भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। देखिए, भारत में जो जिला न्यायाधीशों के अलावा जो किसी अन्य जो न्यायिक सेवा से जुड़े हुए हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो वो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वी.आर. चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया, तो यह गया वायुसेना के प्रमुख के रूप में। किसको? वी.आर. चौधरी को 2021 में नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप लोग को जल सेना, थल सेना और वायु सेना ये तीनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सेना दिवस, देखिए सेना दिवस यानी कि थल सेना दिवस भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल, बाद में जो फील्ड मार्शल बन गए, के.एम. करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर पद के ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता था। तो थल सेना 15 जनवरी को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। इंडियन आर्मी चीफ या फिर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जो इंडियन आर्मी जो थल सेना की जो हेड होता है उसको लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता है, और वो अभी कौन बने? मनोज पांडे हैं को देश का नया थल सेना प्रमुख बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल एम.एम. नरवणे की जगह ली, और ये 29वें नंबर के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 29वें नंबर के सेना अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए, थल सेना के ध्येय वाक्य या फिर आदर्श वाक्य क्या होता है? सर्विस बिफोर सेल्फ। देखिए, थल सेना में अलग अलग बटालियन है और हर बटालियन का अलग अलग एक अपना आदर्श वाक्य होता है, लेकिन अगर थल सेना की बात करें तो थल सेना की इन सब बटालियन के अलावा भी जो एक मेन होता है, हेड होता है, वो थल सेना का ध्येय वाक्य या फिर आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ। इसका अर्थ होता है खुद से पहले सेवा या फिर स्वपूर्व सेवा, और इसका मुख्यालय क्या है, कहाँ पे है? नई दिल्ली। इसी तरह से जितनी भी बटालियन है उन सब का एक अलग अलग मुख्यालय है, लेकिन सबका जो हेड मुख्यालय कहाँ पे है? वह नई दिल्ली। और ये सब जितने भी फोर्स हैं, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो या फिर थल सेना हो, सबका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली है। आगे चलते हैं। वायुसेना में तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था स्थापना। आदर्श वाक्य क्या है? नव स्पर्शम दीप्तम। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली है। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल, और देखिए वायुसेना के जो हेड होता है उसको एयर चीफ मार्शल कहा जाता है, एयर चीफ मार्शल। और ये कौन है? अभी विवेक राम चौधरी, जो अभी पूछा गया क्वेश्चन में। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन में शायद जल सेना का पूछा गया है। वी.आर. चौधरी, विवेक राम चौधरी, ये वायुसेना का ही पूछा गया है। वायुसेना, यह विवेक राम चौधरी, इसी के बारे में पूछा गया। विवेक राम चौधरी ये 27वें नंबर के बने हैं। इन्होंने एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया की जगह ली है। ठीक है, ये 27वें नंबर। ये सब जितने भी डेटा हम दे रहे हैं ये सब आप लोग को याद करना है। विवेक राम चौधरी अभी प्रेजेंट में है, ये किसकी जगह लिए है? तो आर.के. भदौरिया की जगह रखे। कितने नंबर के बने हैं? तो 27वें नंबर के बने हैं। और जैसे कि वायुसेना के जो आदर्श वाक्य है ये क्या है? नव स्पर्शम दीप्तम। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो अक्टूबर 8, 1932 को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर 8 को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये सब डेटा आप लोग को याद रखना है। चलिए इंडियन नेवी के बारे में जानते हैं। स्थापना भारतीय नौसेना सन 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था, इसको युद्ध करने के लिए। इसके जो जहाज़, जो माल ढोने वाले जहाज़, तो उसकी देखरेख या उसकी रक्षा के लिए ये एयरफोर्स का गठन किया गया था।
इंडियन मेरीन संगठन किया गया था, ठीक है। 1685 ईस्वी में इसका नाम बम्बई मेरीन कर दिया गया था, जो 1680 तक चला था। बाद में 8 सितंबर 1934, आप लोग को ये डेटा याद रखना, 8 सितंबर 1934 ईस्वी को भारतीय विधान परिषद ने भारतीय नौसेना अनुसंधान अधिनियम पारित किया और रॉयल इंडियन नेवी का स्थापना किया। देखिए, रॉयल इंडियन नेवी का स्थापना किया था कब? 8 सितंबर 1934 को। और आज़ादी के बाद 1950 में रॉयल शब्द को हटा दिया गया और सिर्फ इंडियन नेवी को, अभी हम लोग इंडियन नेवी को रखा गया है, तो सिर्फ इंडियन नेवी अभी है। देखिए, 8 सितंबर 1934 को इसकी स्थापना हुआ था, तो इस हिसाब से 8 सितंबर को ही इंडियन नेवी डे मनाना चाहिए था, लेकिन 4 दिसंबर को हम लोग इंडियन नेवी डे मनाते हैं। ऐसा क्यों? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। किस लिए? क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की जीत के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को ही हम लोग भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और आदर्श वाक्य क्या है? ये आदर्श वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा जरूर। सम नो वरुण। वर्तमान जल सेना अध्यक्ष को एडमिरल कहा जाता है। एडमिरल आर हरि कुमार है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति है? देखिए, ये जो शंभू महाराज हैं, ये कथक के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। 16 फरवरी 1921 को नागोजी ओकोंजो इविला को विश्व व्यापार संगठन WTO के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंधित थे? तो ये नाइजीरिया से संबंधित है। आप लोग को कमेंट में बताना है कि WTO के हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुआ था। अलकप झारखंड और डैश के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है, अलकप। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे डैश भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। तो ये था करवे समिति ने किया था, करवे समिति द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था, देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्र प्रवाह में शामिल नहीं है? तो देखिए, ये मूल्य ह्रास है, जो आय के चक्र प्रवाह में शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, डैश इज मैग्नेटिकली thin coated piece of plastic wrapped around wheels which is sequential axis and is often used for backing up large amount of data। देखिए, हम लोग जो मैग्नेटिक टेप, जो कैसेट्स में पहले जो कैसेट्स हुआ करता था, उसमें एक मैग्नेटिक टेप हुआ करता था जो इस तरह से रील्स में लपेटा हुआ होता था। इसी के बारे में पूछा गया है, जिसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा को भी रखा गया। तो ये क्या था? मैग्नेटिक टेप था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफटाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये था एस थियोडोर भास्करन। जुलाई 2021 में SN घोरमड़े ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला? तो देखिए, ये नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
वर्ष डैश में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? तो 1849 को किया गया था परमहंस मंडली का गठन। अकॉर्डिंग टू द UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स डेटा, डैश हैड द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड बाय एंड ऑफ 2020। देखिए कहा गया कि यूनाइटेड नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के डेटा के अनुसार डिस्पोरा का मतलब होता है कि प्रवासी। कौन सा प्रवासी? जो जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि वो जिस एक पर्टिकुलर स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट होके आ जाना, वैसा नागरिक या फिर वैसा इंसान। तो अभी जो हाल ही में 2020 तक जो डेटा मिला है UN को, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स को, उसके अनुसार कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा माइग्रेंट रहते हैं अभी हैं? तो वो है इंडिया। नववर्ष को अलग अलग भागों, एक मिनट इसको छोटा कर देते थोड़ा सा। नववर्ष को अलग अलग भागों में भिन्न नामों से जाना जाता है या फिर मनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक नंबर नवरे, तो ये नवरे मनाया जाता है कश्मीर हिंदू नववर्ष के रूप में। उगादी को मनाया जाता है तेलुगु नववर्ष के रूप में। विशु को मनाया जाता है मलयाली नववर्ष के रूप में। और पाना संक्रांति ये उड़ीसा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये 4 नंबर, 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी। क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है अनीता देसाई। क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता देसाई। अगला क्वेश्चन है द मालपिगियन। ठीक है, द मालपिगियन ट्यूब्यूल्स आर कैरेक्टराइज्ड ऑफ। देखिए ये आर्थ्रोपोडा में होता है। मालपिगियंस ट्यूब्यूल्स होता क्या? ये एक उत्सर्जन अंग की तरह काम करता है। देखिए मालपिगियंस नलिका प्रणाली एक प्रकार का उत्सर्जन और ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम है जो कुछ कीड़ों, माइरीपोड्स, आर्किड्स और टार्डीगेट्स में पाया जाता है। ये एक उत्सर्जन अंग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदुस्तानी शास्त्रीय, एक मिनट इसको थोड़ा जूम करते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष डैश में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी। तो ये वर्ष 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने डैश की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया। तो ये देखिए दांडी की ओर प्रस्थान किया था। साबरमती आश्रम से दांडी की ओर प्रस्थान किया गया था। देखिए गांधी जी ने नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नमक सत्याग्रह चलाया जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नमक आंदोलन के रूप में लगातार 24 दिन। आपकी जगह यहाँ पे कुछ डेटा शायद मिस्टेक हो गया है, गलत हो गया है या फिर कुछ डेटा टाइप नहीं हुआ, हम इसको समझा दे रहे हैं। देखिए गांधी जी ने नमक आंदोलन जो चलाया था, क्यों चलाया था? क्योंकि जो नमक पे कर लगाया जाता था उसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया। जो चला कब था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, ये कितने दिनों तक चला था? 24 दिन तक। और ये 400 किलोमीटर के लंबा सफ़र, कहाँ से? अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी तक जो गुजरात में पड़ता है वहाँ तक चला था। 400 किलोमीटर की दूरी तय करके महात्मा गांधी ने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा था। इन विच ईयर डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट? कहा गया है इसमें से किस साल में भारतीय संसद द्वारा सिटीजनशिप एक्ट या फिर नागरिकता एक्ट को पारित किया गया था? तो 1955 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया द नेट नेशनल प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय
सब्सट्रैक्टिंग डिप्रेशन फॉर तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इंडियन बॉक्सर was elected as the chairperson of the International Boxing Association IABA Champions and Veterans Committee in March 2021? ये कौन थी? ये मेरी कॉम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान डैश क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किया था। किस क्षेत्र में? तो ये सेवा के क्षेत्र में 2021-22 में सबसे ज़्यादा वृद्धि किया था। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? देखिए, भारत का जनसंख्या घनत्व जो था 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में था। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है, जो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है, जो 11,320 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आप लोग को ये बताना है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, और ये भी बताना है कि वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वताग्र मतलब पर्वत के आगे वाला भाग जिसे बोलते हैं माउंटेन फ्रंट के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बजडा। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। इपीओडम इसको कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है इपीओडम को। चार्ल्स डार्विन को क्या कहा जाता है? तो ये विकास के सिद्धांत को दिया था कौन? चार्ल्स डार्विन। रॉबर्ट हुक, ये सबसे पहले डेड सेल की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? चाइना का सबसे अधिक है, सबसे कम भूटान का है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का डैश है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का बलित पर्वत श्रृंखला है। देखिए, आइए जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उन सब के बारे में जानते हो। वलित पर्वत ये होता क्या है? वे तब बनते हैं जब पृथ्वी के टेक्टोनिक चट्टानें एक दूसरे से टकराती हैं या सिकुड़ती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह में मोड़ के कारण उभार आ जाता है। दुनिया के लगभग सभी बड़े और ऊंचे पर्वत युवा मोड़दार पर्वत हैं। हिमालय, यूरोपीय एल्प्स, उत्तरी अमेरिका के रॉकी, दक्षिणी अमेरिका का एंडीज वगैरह सभी युवा अर्थात नए पर्वत श्रृंखला या फिर वलित पर्वत श्रृंखला आते हैं। भ्रांसोत्स पर्वत या ब्लॉक पर्वत। देखिए, भ्रांसोत्स पर्वत या ब्लॉक पर्वत का निर्माण पृथ्वी के ऊपरी सतहों में भ्रांस के द्वारा भूभाग के ऊपर उठने अथवा बहुत बड़े भाग को टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से होता है। ऊपर उठे खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे खंड को द्रोणिका कहा जाता है, जैसे यूरोप की राइन घाटी तथा बोस्जेस पर्वत हार्ज। ये सब जो है ये सब भ्रांसोत्स पर्वत का या फिर ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है।
ज्वालामुखी पर्वत, देखिए ज्वालामुखी पर्वत होता क्या है, जो ज्वालामुखी पर्वत, जो ज्वालामुखी लावा जो निकलता है जमीन के अंदर से, उससे जो बना पर्वत होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जैसे वर्मा का माउंट पोपा, मोना लोवा और विशुवियस, ये सब ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है। अवशिष्ट पर्वत, देखिए अवशिष्ट पर्वत होता क्या है कि जब कोई दूसरे जगह से बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थों को ला के एक जगह पे जमा कर दिया जाता है तो एक पर्वत का रूप ले लिया जाता है। ये एक दिन में नहीं होती है, लाखों साल लग जाता है इसको बनने में। तो अवशिष्ट पर्वत होता क्या, अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण बाह्य दूतों के मलबों के जमाव से होता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, फ्यूजिमा जापान, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड अवशिष्ट पर्वतमाला का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिषद को डैश में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में की सूची में शामिल किया गया था। तो ये 2007 में लाल किला को यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली an economic union of the post-Soviet state located in Eastern Europe, Western Asia and Central Asia। देखिए कहा गया है कि इनमें से कौन सा इकोनॉमिक यूनियन है, किसमें, जो पोस्ट सोवियत स्टेट लोकेटेड इन, जो पहले जो पोस्ट सोवियत जो संघ था उसमें जो पोस्ट जो अब अलग हो चुका है, जो और कहाँ पे, ईस्टर्न यूनियन में है, साथ ही वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया। तो इन सब में जितना भी इकोनॉमिक सोर्स आता है वो कहा जाता है यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू क्रिएट ए न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। तो इंटर दबाने से न्यू पैराग्राफ आ जाता है MS वर्ड में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपभोग या फिर उपयोग से मुक्त पा लेगा? 2022 तक। देखिए 2022 आधा साल ख़त्म हो चुका है और अभी तक प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पूरी तरह से चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये ख़त्म भी हो पाएगा। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए गंगा की सहायक नदी नहीं है तो सतलुज, ये सतलुज जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं। गंडक, सोन, कोसी, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। देखिए गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी, यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन, साथ ही एक टोन, ये भी गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं जो गंगा से मिलने से पहले यमुना से मिल जाती हैं। गंगा नदी का निर्माण, देखिए गंगा नदी का जो उद्गम स्थान कहाँ पे या फिर गंगा नदी का निर्माण कहाँ पे होता है? गंगा नदी का निर्माण दो जलधाराओं के मिलने से हुआ है। यह दो जलधाराएं भागीरथी और अलकनंदा हैं। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है और जहाँ पर यह दोनों जलधाराएं मिलती है उस जगह को देव प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी ये दो अलग अलग नदियाँ हैं आती है और जहाँ पे मिलती हैं उसे देव प्रयाग कहा जाता है। तो ए और बी मिलके डी बनाती है। ये एक शॉर्ट में है, इसका ट्रिक है। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती है उसे देव प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, गंगा की कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है 2021 ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल 39 पदक जीते थे। कौटिल्य इन
अर्थशास्त्र हैज़ मेंशन डैश सोर्स ऑफ लॉज। तो ये 4 सोर्स ऑफ लॉ बताया गया था कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में। अगला जो क्वेश्चन है, चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार डैश भूमि वह भूमि होती थी जो मंदिरों को भेंट की जाती थी। तिरुनामट्टुकन्नी, जो भूमि चोल वंश के अनुसार जो भूमि मंदिरों को दान दिया जाता था उस भूमि को कहा जाता था तिरुनामट्टुकन्नी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूरो निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? तो यह है यूरोपियन संघ की। दोस्त आप लोग कमेंट में ये बताइए कि हाल ही में अभी यूरोपियन संघ से कौन सा देश अलग हो चुका है, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्वाद्य यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की? ये था सारंगी। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए, गंगा राज्य मुख्यतः 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें से मध्य प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। ये 5 राज्यों से होकर के गंगा नदी बहती है। बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? देखिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य। तो ये गामा रे का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, गामा रे का। देखिए यहाँ पे एक चार्ट हम बना दिए हैं, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल लाइट जिसको विबग्योर भी कहा जाता है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या फिर और रेडियो वेव्स। देखिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रे का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो मैक्सिमम होगा, लेकिन इसका जो वेवलेंथ होगा वो मिनिमम होगा। फ्रीक्वेंसी में आवृत्ति और वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य। तो कॉस्मिक रे का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सबसे हाई होता है, और जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है उसका वेवलेंथ कम हो जाता है। अब जैसे जैसे कॉस्मिक रे से जब हम गामा रे में आते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी घटते जाता है, ये फ्रीक्वेंसी इधर डिक्रीज करते जाएगा। एक्सरे में उससे कम हो जाता है, यूवी रे में उससे कम हो जाता है, विजिबल लाइट में इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का होता है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति रेडियो वेव का होता है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो वेवलेंथ होगा वो होगा रेडियो वेव का, उससे थोड़ा सा कम माइक्रोवेव, उससे कम इंफ्रारेड, उससे कम विजिबल लाइट, और इसी तरह जो मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस्मिक रे का। लेकिन आप लोग के जो ऑप्शन है उसमें कॉस्मिक रे नहीं दिया गया है, गामा रे दिया गया, तो इसलिए जो सबसे मिनिमम जो वेवलेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा गामा रे का। अगला क्वेश्चन है, कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? यह था सदाबहार क्रांति या फिर एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। माफ कीजिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है, तो ये क्या हो जाएगा? पिग्मी। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो अभी आगे बताए थे कि अरुणाचल प्रदेश का
जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर पे बसते हैं। निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज़ जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों के रासायनिक किण्वन के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की? तो ये अगस्त 1921 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे NSG काउंटर IID और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था? तो यह था शैलेश गनपुले को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए भागीरथी नदी, अभी हम लोगों ने बताया था भागीरथी नदी किस राज्य में है, किस राज्य से होकर गुजरती है? ये उत्तराखंड। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था? तो ये वर्ष 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया गया था। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो ये होता है क्ले मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। डैश द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। गाइज, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।